गेम इज स्टिल ऑन और अभी तक मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मौलाना के दर पर सभी हाजिरी दे रहे हैं बारी बारी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द हो। और ऐसे में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी इमरान खान से मुलाकात कर ली और जाके उनसे भी हिदायत ले ली, जिसके बाद एक बार फिर वो मौलाना के पास आए। और आखिरी लम्हात तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक यही इतलात हैं कि सेनेट का इजलास भी शुरू नहीं हो सका, कौमी असम्बली का इजलास भी बार बार आज मुलतवी होता रहा, कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हो सकी। तो अभी तक सस्पेंस जो है, थ्रिल जो है, वो इस मामले को लेकर बरकरार है। लेकिन हुकूमत हमें डिटर्मिन्ड दिखाई देती है और यही बयानात बता रहे हैं वुज़रा के कि मौलाना ऑन बोर्ड आते हैं या नहीं। तो कंसेंसस भी अपनी जगह मौजूद है और अददी अक्सरियत भी मौजूद है, 2/3 अक्सरियत भी है और कुछ दावों के मुताबिक उससे ज़्यादा है। ये आइनी तरमीम मंजूर कर ली जाएगी और बकौल फैसल वावडा साहब के आज आइनी तरमीम मंजूर होने जा रही है। तो मामला आज तक कॉन्क्लूड होता है या ये कल तक बात जाती है। फैसल वावडा के बकौल अगर कोई आ गया तो इज्जत बच जाएगी, वरना आइनी तरमीम तो फिर भी पास हो जाएंगी। तो ये बेहतर मौका है कि ऑन बोर्ड आया जाए। मौलाना के मुतालबात और मौलाना का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेने का मामला अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दीगर हुकूमती वुज़रा की कोशिशें अभी तक हमें बराबर होती दिखाई नहीं दे रही। मुझे आपसे ये जानना है कि देयर इज़ अ प्लान ए एंड देयर इज़ अ प्लान बी, और आपने ये तज्ज़िये में कहा था कि एंड तक सस्पेंस रहेगा और मौलाना एंड तक सबको घुमा के रखेंगे, तवाफ मौलाना के घर का जारी रहेगा। मुझे आपसे ये जानना है, प्लान ए की सूरत में विनर कौन, लूजर कौन, और अगर प्लान बी होता है तो उसके क्या असरात होंगे? प्लान ए तो ये है कि मौलाना के साथ मिलके इसको अमेंडमेंट की जाए। बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ तक गए हैं, उन्होंने कहा कि इत्तेफाक तो हो गया है, हम तो ये चाहेंगे कि मौलाना ही इस अमेंडमेंट को मूव करें। गालबन मेरा अपना ये मौक़िफ़ है कि मौलाना साथ जाएंगे मगर अमेंडमेंट मूव खुद नहीं करेंगे। मगर अगर मेरा मौलाना साथ नहीं जाते, जो कि मैं समझता हूँ उसकी चांसेस बड़ी कम है, मगर मौलाना के बारे में कौन क्या कह सकता है, इतना तो उन्होंने खींच लिया है। तो फिर दूसरी तरफ से उन्होंने वाज़े कर दिया है कि ये अमेंडमेंट वो पास करेंगे। इससे मुराद उनका ये है कि हम तोड़ेंगे वोट्स पे और फिर आपको तकलीफ होगी और फिर आप बाहर ही बैठेंगे और हम तोड़ के ले जाएंगे। हम पीटीआई के वोट्स भी तोड़ के ले जाएंगे या मौलाना के वोट्स भी तोड़ के ले जाएंगे। और उन्होंने कुछ हद तक होमवर्क अपना कर लिया है। अच्छा। ये एम्प्टी, जैसे कहते हैं ना, एम्प्टी थ्रेट नहीं है, इसके पीछे वजन है। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो अपना सियासी फ्यूचर जो है वो इसके ऊपर स्टेक कर दिया है। वो समझते हैं कि क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी कि ये अमेंडमेंट वो पास करेंगे या करवाएंगे, और पीपल्स पार्टी ने मौलाना के साथ सबसे ज्यादा मेहनत की है उनको समझाने में और उनको साथ ले जाने में। तो इसमें तो अब बिलावल भुट्टो साहब की भी, जैसे कहते हैं ना कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का इश्यू है। हाँ। और वो डटे हुए हैं कि ये साथ लेके जाएंगे और ये कराएंगे, और ये इसकी जो अगर ये कामयाब होता है तो इसकी वो सेहरा जो है वो खुद बांधेंगे। तो इसलिए इट्स अ लॉट इज एट स्टेक हियर। बिलावल वांट्स टू प्रूव दैट ही इज अ गुड नेगोशिएटर एंड पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। इसी तरीके के साथ मौलाना वांट्स टू प्रूव कि मेरे बगैर आप चला नहीं सकते और मुझे आप लोगों ने घास नहीं डाला पहले, अब आप देखें मैं कैसे आपको नचा रहा हूँ। एंड मगर मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर इतना ज्यादा है फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि इसके ऊपर सारा निज़ाम जो है, इस वक्त का जो निज़ाम है, पार्लियामेंट का जो निज़ाम है, इसका जो पावर है, पीटीआई की जो ख्वाहिश है, जुडिशरी की जो ख्वाहिश है, ये सब चीज़ें दाव पे लगी हुई हैं। इट्स मेक और ब्रेक फॉर एवरीवन। इसलिए, और स्पेशली फॉर दिस गवर्नमेंट, आगे क्या होता है अगर ये गवर्नमेंट गिर जाती है या ये अमेंडमेंट पास नहीं होता और अदलिया जो है गवर्नमेंट को गिरा देती है, जैसे पहले अदलिया ने पहले भी करती रही है सियासी तौर पे, मगर इस दफा गवर्नमेंट गिरती है तो गिरती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ तो स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। पहले तो गवर्नमेंट को गिराती थी जुडिशरी के जरिए, इस दफा अगर जुडिशरी ने गवर्नमेंट गिराई तो भी उड़ जाएगी उसके अंदर। यू नो, इट्स अ वेरी हाई स्टेक्स एंड हाई रिस्क गेम। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो बाय हुक और बाय क्रुक ये अमेंडमेंट को करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। याद रखिएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, एहतजाज होगा। पीटीआई कभी नहीं मानेगी। अगर मौलाना साथ है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी फिर एहतजाज करेंगे और उधर से जुडिशरी जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। और जुडिशरी और लॉयर्स, वो जुडिशरी जो है जो इसके खिलाफ है इस अमेंडमेंट के, वो जजेस, वो और बाहर जो वकला हजरात हैं जिनकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं, एंड इंडिपेंडेंट लॉयर्स ऑल्सो, बिकॉज उनका भी मौक़िफ़ यही है इस वक्त कि ये नहीं होना चाहिए। और ये
को मजबूत करता है और जमहूरियत को कमजोर करता है, उनका ये मौक़िफ़ है। तो ये आगे काफी लड़ाई झगड़े का इम्कान है। तो सेठी साहब, इससे तो यूं लगता है कि इस्तेहकाम इससे पहले भी नहीं है और इसके बाद भी नहीं है, या कमोबेश है। सही कह रही हैं आप, मगर अगर मौलाना साथ आ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगी। फिर एक किस्म का वो फ्रेंच वर्ड है फेट कॉम्प्ली, मतलब जो हो गया हो गया। जैसे कि 2018 की इलेक्शन रिग्ड थी इमरान खान के हक में, हो गई तो चलो चलने दो। अब ये इलेक्शन भी रिग्ड थी, हो गई तो चलो चलने दो। इस मुल्क में ये बहुत दफा हुआ है कि भाई अब मार्शल लॉ लग गया, हम क्या करें, चले अब लग गया तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये उसी किस्म की सिचुएशन है। इमरान खान के वक्त भी वही सिचुएशन थी और आज भी वही सिचुएशन। तो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर रास्ते निकालने पड़ेंगे सबको। और यही चीज़ अभी तक बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है और हमने तकरीबन 1 महीने से ज़ायद ये देखा मामला लटका है और भरपूर कोशिशों के बावजूद ये सारे स्टेक होल्डर्स इसमें भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हैं। ये और बात है कि माजी की तरह की कानून साजी नहीं हो रही जिसमें सभी लाइन हाजिर हो जाते थे और सभी इक्तदा में आईनी तरमीम हो या कानून साजी हो उसके लिए पार्लियामेंट में पाए जाते थे। अब की बार काफ़ी मुश्किल ये मामला लग रहा है। सेठी साहब, एक मजमूई इम्प्रेशन क्या आ रहा है इस सारी मश्क का? इसमें कौन है जो इन्वॉल्व इस वक्त नहीं है? मोहसिन नकवी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर जरदारी साहब जो मुफाहमत के चैंपियन समझे जाते हैं, वो सबसे पहले चल के आए लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। तो इसे हम जमहूरियत का हुस्न कहेंगे या खराबी कहेंगे? कौन सी जमहूरियत? इस मुल्क में जमहूरियत तो कभी थी नहीं। जो भी आता था वो आमरीत की तरफ ही बढ़ता था, खा वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या वो मार्शल लॉ का कोई फौजी हो। तो ये तो गेम है, ज्यादा जमहूरियत या कम जमहूरियत। जमहूरियत तो यहाँ जिसे असली जमहूरियत कहते हैं वो तो है नहीं। अब आपको पता है ये जो हमारी आइन है जिसके ऊपर इतना जोर पड़ रहा है, कितनी दफा ये अमेंड हुई है और कितने क्लॉजेज इसमें चेंज हुए हैं। 1973 के बाद सबसे पहला अमेंडमेंट ही भुट्टो साहब ने किया था। 1974 में भी 1 साल गुजरा नहीं था तो भुट्टो साहब ने इसी आइन को, जिसके ऊपर इतना कंसेंसस था, 1 साल के अंदर अंदर इसको अमेंड कर दिया। और उसमें जो की अमेंडमेंट यही थी कि जो जजेस जो थे एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में ट्रांसफर किए जा सकते थे, हाई कोर्ट के जजेस, ताकि यही अगेन के प्राइम मिनिस्टर का या एग्जीक्यूटिव का ग्रिप रहे जुडिशरी के ऊपर। सो पहला अमेंडमेंट ही इसी चीज के ऊपर था और ये उसने किया जो बानी है इस आइन का, 1973 आइन का, जो कि कंसेंसस के बेसिस के ऊपर बनी। 1 साल के अंदर अंदर उसको तब्दील कर दिया। और फिर उसके बाद 4th, 5th, 6th, 1976, 1977 में, मतलब है कि भुट्टो साहब के 1 महीना पहले अप्रैल जून जुलाई में उनको फारग किया जाता है। उससे इलेक्शन के इमीडिएटली बाद अप्रैल में मेरा इलेक्शन होती है और मई में फिर अमेंडमेंट की जाती है आइन के अंदर। तो इस किस्म की लास्ट मिनट अमेंडमेंट्स सियासी तौर पे कोई पब्लिक गुड के लिए नहीं, अवाम के हक में नहीं, सियासी जमातें जो पावर में होती है उनके हक में अमेंडमेंट्स की जा रही थी। फिर आपने देखा ज़ियाउल हक साहब आ गए। ज़ियाउल हक साहब ने 1985 में जो अमेंडमेंट की, 8th अमेंडमेंट, पता है आपको उसको तो कितने क्लॉजेस को चेंज किया? कितने? 65 क्लॉजेस को किया और 41 दिन लगे कि उसके अंदर डिबेट होती रही। हालांकि वो नॉन पार्टी बेस्ड पार्लियामेंट थी और नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस थे, तो उसके अंदर 65 अमेंडमेंट्स किए गए 18 आर्टिकल्स के अंदर। फिर आप देखिए मुशर्रफ साहब का जमाना आता है, नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी आपने देखा 1997 में 7 में 8th वो एक अमेंडमेंट आया जिससे प्रेसिडेंट का पावर खत्म कर दिया गया। 8th अमेंडमेंट का जो पावर था 58(2)B का, वो खत्म कर दिया गया। और फिर मियां साहब अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, 1 वोट से वो नहीं कर पाए और वो वोट था अकबर बुख्ती साहब का सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर। ही डिड नॉट हैव दैट 1 वोट, तो इसलिए वो अमेंडमेंट नहीं हो सकी। नहीं हो जाती तो वो अमीरुल मोमिनीन बन जाते, पार्लियामेंट के ऊपर उनके पावर्स आ जाते कि पार्लियामेंट को ओवरराइड कर सकते प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, अगर ये हो जाता। अच्छा। तो इस किस्म की सूरत हाल रही है। और 17 अमेंडमेंट मुशर्रफ साहब के जमाने में 2003 में हुआ, वहां 29 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया। अच्छा। 29 आर्टिकल्स को, और 1 साल उसके ऊपर बहस होती रही आउटसाइड पार्लियामेंट, वो कमिटीज के अंदर बहस होती रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आप देखिए 18th अमेंडमेंट जब आया पीपीपी ने,
2010 में, तो उसमें 102 अमेंडमेंट्स हुई क्लॉजेस के अंदर, और 77 मीटिंग्स हुई आउटसाइड पार्लियामेंट के अंदर नहीं। पहले ये बातें होती रही, फिर 77 मीटिंग्स हुई आउटसाइड, फिर जाके ये 102 अमेंडमेंट क्लॉजेस को अमेंड किया गया। और डिबेट मगर जब पार्लियामेंट के अंदर लेके आए तो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर टक करके उसको पास कर दिया गया। अब ये 26th अमेंडमेंट है, इसके अंदर पता नहीं कितनी अमेंडमेंट्स हैं, 53 अमेंडमेंट्स हैं, ज्यादा हैं। और मगर सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये आइन अभी तक बरकरार है, सस्पेंड हो जाती है, सब कुछ हो जाता है या एब्रोगेट होती है, मगर फिर भी रह जाती है। मार्शल लॉ वालों को भी चलानी पड़ती है इस आइन को, थोड़ी बहुत टिंकरिंग करके, और अब भी वही सूरत हाल है। तो आई थिंक मैं कल यही कह रहा था कि ये आइन जो है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा तो इलेक्टेड लोगों ने और नॉन इलेक्टेड लोगों ने सबने मिलके इसकी धज्जियां उड़ाई हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या लॉन्गेविटी देने के लिए। मगर एट द एंड ऑफ द डे वी स्टिल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी भी आप देखिए कितनी इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ताकि ये अमेंड हो, और ताकि ये जो इस वक्त और गवर्नमेंट का जो राज है इसको बरकरार रखा जाए। शॉर्ट ऑफ दैट देयर विल बी केओस। अगर ये ना हुआ तो बहुत सख्त केओस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आगे। अब वो और बात है कि जमहूरियत के लिए ये इनकलाबी केओस है, गैर इनकलाबी केओस है, अनारकी होने जा रही है, क्या होने जा रहा है, क्या, those are separate issues. So we'll just stick to the facts. The fact is अगर ये constitutional amendment, however undemocratic it may look, अगर ये नहीं होता, so then we have a very serious situation on our hands. Judiciary, large section of the population and large section of the legal community, bar and bench, वो एक तरफ होंगे, और दूसरी तरफ you'll have the Noon League, the People's Party, and the and so it's going to be a tough ride.